हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ओके, तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको जाके आप ज़रूर देखना है स्टार्टिंग में, बिकॉज दैट विल गिव यू अ वेरी प्रॉपर लिंक। ठीक है, क्योंकि हम अब जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो देखो, जब हमने स्टार्ट किया था वी हैव स्टार्टेड विद द एटम्स। ठीक है, एटम क्या होता है, उसके बाद थेरीज कौन सी प्रपोज किए हैं साइंटिस्ट ने, फिर जे थॉम्सन आए थे, इन बिटवीन बाल्मर भी थे। ठीक है, अभी हम रुदरफोर्ड देखा था वहाँ पे। तो पहले आप वो वीडियो को अच्छे से देखो, समझ लो, नोट्स लिखो, पॉइंट आउट करो, पूरा फोकस्ड करो उसको। ठीक है, नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो रुदरफोर्ड ने जो थ्योरी प्रपोज किया था उसके बारे में एक बात देखते हैं। तो रुदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था, किसका किया था? न्यूक्लियस का किया था। तो रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें बहुत सारा जो मास होता है, सो मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस विच इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व होता है, ऐसा बताया था रुदरफोर्ड ने। बट देखो स्टूडेंट्स, nucleus that you know positively charged, electron is negatively, and that's why our atom is electrically neutral. okay, अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, अब ये सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, राइट? सो देयर इज अ कंडीशन। ओके, एल्स ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो एक तो वहाँ से चले जाएगा। ओके, अगर बहुत उसका कंडीशन चेंज हो गया तो वहाँ से एक्साइट होकर वो चले जाएगा, या फिर उसका एनर्जी कम होते होते वो जो न्यूक्लियस में है वो जंप कर देगा। ओके, तो ये ऐसा नहीं होता है। सो देयर इज़ अ सर्टेन कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है? तो देखो, दिस कंडीशन दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होगा? ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये इक्वल्स टू होना चाहिए द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तभी क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में क्लोज्ड पाथ में मूव कर सकता है, एंड दैट इज द कंडीशन टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट। ओके, तो इसको मैंने कैसे लिखा? देखो, एफ को mv²/r। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो 1/4πε0 e²/r²। ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो, यहाँ से हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बोलो कैसे फाइंड करेंगे? तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते। ये r² को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो, r²/r। ओके, और ये mv² को मैं इधर लेके जाती हूँ। सो 1/4πε0, ये e² वैसे के वैसे ही है, mv² को इधर लेके आए हम लोग, तो ये जो है ये r के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट दिस वैल्यू, r का वैल्यू मिलेगा हमें। क्या मिलेगा r का वैल्यू? बोलो, e²/4πε0 mv²। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिट रेडियस। ओके, तो ऑर्बिट का रेडियस हमने फाइंड किया है कि कितना आएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर मास, फ्री स्पेस, परमिटिविटी, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, और v। ओके, देन आपको पता है जो भी अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो डेफिनेटली इसको एनर्जी होगा। तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 1/2 mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज -e²/4πε0r। अब ये जो माइनस है, दैट माइनस इज ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इन अ -r डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इन अ -r डायरेक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, राइट? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो अब देखते हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जो v² है, ये v² का वैल्यू मैं यहाँ से लेके आती हूँ। ओके, तो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो v² का वैल्यू बताओ फटाफट। चलो यहाँ पे लिखते, देखो 1/2 mv²। v² कैसे लिखेंगे? तो v² चाहिए मतलब r इधर चले गया, 4πε0 e²/r², r इधर चलेगा और m नीचे आ जाएगा, है ना?
m नीचे आ गया। समझ में आया सबको? कहाँ से लाया मैंने? यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू, r इधर चले गया, m इधर चले गया, प्लस दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r। अब देखो इसको सॉल्व करते क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये m कैंसिल हो गया और एक r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 r, और यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r। अब इसको सॉल्व करना है, तो बेस्ट वे में क्या करूँगी, ये जो है डिनोमिनेटर, ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे, सेम ही आने वाला है। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, विल ट्राई टू मेक अ सेम। ओके, सो व्हाट आई विल मल्टीप्लाई हियर विद 2, हियर विद 2, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये देखो डिनोमिनेटर हो गया सेम, जब भी डिनोमिनेटर हो जाता है सेम तो क्या होता है, यस 8πε0 r। तो यहाँ पे ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो सिंपल। सो दिस इज 1 ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर, सो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यस माइनस ई स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा डिस्कशन जो है ये हम कर रहे हैं फॉर अ हाइड्रोजन, क्योंकि रुदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब ये जो पूरा अप्लाई किया था, तो दैट वाज अ वेरी सिंपलेस्ट एटम, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये पूरा डिस्कशन जो चल रहा है वो हाइड्रोजन के लिए है, फिर उसको जनरलाइज्ड किया गया है बिकॉज ये फॉलो करता है, ठीक है। चलो ये समझ में आया सबको, हमने क्या क्या फाइंड किया। तो यहाँ से हमने ऑर्बिट रेडियस फाइंड किया, देन वी हैव फाइंड आउट एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से आप ये वी स्क्वायर, इसको रिलेट करके आप लोग यहाँ से वी स्क्वायर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसका आंसर आपको ही फाइंड आउट करना है, बट आई विल टेल यू द वे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो इसको सेपरेट करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लग रहा है। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू यू, एनर्जी इज गिवन टू यू। ओके, तो सेपरेट करने के लिए, सो दैट्स व्हाई यू नो दैट द एनर्जी इज निगेटिव। यहाँ पे अगर आप गौर करते हो तो एनर्जी क्या है, निगेटिव है। एनर्जी निगेटिव हो आती है, ठीक है। सो एनर्जी आपका जो निगेटिव आना चाहिए, यही कंडीशन है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज्ड पाथ में घूमता रहेगा। अगर एनर्जी पॉजिटिव आया तो वो कंडीशन नहीं होगा हमारे इलेक्ट्रॉन का, वो पाथ छोड़ देगा, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। अगर नहीं दिया है आपको क्वेश्चन में तो आपको समझ जाना चाहिए एनर्जी कितना लेना है, आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये लिया मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखना है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू अ जूल। देखो फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के भी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सो योर यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो आना चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू हैव कन्वर्टेड लाइक in a joule by multiplying this value with the charge 1.6 × 10⁻⁹। जितना भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एनर्जी इन जूल। समझ में आया? ओके, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। चलो उसके बाद क्या करना है हमें, अभी क्या फाइंड करने को बोला है, रेडियस फाइंड करने को बोला है और वेलोसिटी फाइंड करने को बोला है। तो चलो रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, रेडियस इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 mv square. Okay, so that is our formula for रेडियस। ओके, अब ये फॉर्मूले में देखो r इज अननोन, v इज अननोन, मतलब ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा दिमाग। क्या क्या करेंगे हम लोग, इससे तो नहीं कर सकते, बट एनर्जी इज गिवन टू यू, राइट। सो दिस फॉर्मूला, दिस एनर्जी इज गिवन टू यू, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या बोला है, देखो एनर्जी क्या दिया है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 r। तो देखो यहाँ पे एनर्जी गिवन है, यू नो दिस ε0 वैल्यू, ये तो कांस्टेंट ही है। ई का भी वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और ये
आर आपको फाइंड करना है। सो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -e² अपॉन 8πε0 इंटू ई को इधर लेके आर को इधर लेके गए हम लोग, तो यहाँ से आप आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे नोट करना, ई की वैल्यू दिस वैल्यू जो भी आएगा, आपको सपोज एक्स आ गया तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस। अब देखो यहाँ से आप वी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, देखो v² इधर लेके गए, दिस इज e² अपॉन 4πε0 m इंटू आर, बट आई वॉन्ट अ v, तो v वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट लेना पड़ेगा, है ना। सो रूट लेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगा, e² का जो रूट है दैट इज़ e, और ये पूरा रूट में चले जाएगा 4πε0 m इंटू आर। ओके, तो आप क्या करना है, ये पूरा कैलकुलेशन कर लेना, फिर उसका रूट फाइंड कर लेना। ओके, बिकॉज उससे कैलकुलेशन जो है ये कम हो जाएगा आपका। ओके, चलो, तो ये समझ में आया आपको। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने लायक है, दैट इज़ इसको आपको याद करना है, जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यहाँ पे ध्यान देना है, दैट इज़ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इन मीटर। यहाँ पे इसलिए 10⁻12 आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा, तो कन्वर्जन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो ये नोट करके रखो आप लोग। तो ये जो वैल्यू होता है 1/4πε0 का, तो इसको याद करके रखना, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। या फिर आप कैलकुलेट करके देखो क्या करना है आपको, 1/4πε0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। अब ये डिनोमिनेटर में जा रहा है तो ये यूनिट भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, उल्टा हो जाएगा। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आप डायरेक्टली याद करके रखो। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 1/4πε0, इतना वैल्यू आप ये डायरेक्टली पुट कर सकते हो, 9 इंटू 10⁻9, मतलब यहाँ पे बस इतने ही वैल्यूज़ आपको पुट करने हैं। समझ में आ रहा है कितना छोटा हो गया हमारा जो कैलकुलेशन था। यहाँ पे देखो, दिस इज़ ओके, तो दिस इज़ 1/8πε0, हमारे पास वैल्यू कितना है 4πε0, तो इसको आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं, तो ये वैल्यू भी आपके पास है। बस कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है ये ट्राई करना है, और मुझे आपका जो आंसर है वो कमेंट में, आपका जो भी आंसर आएगा वो उसको कमेंट में डालना है, या फिर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। उसका कंडीशन क्या था, यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये हो गया उसका रिलेशन से हमने r फाइंड किया, देन v² की वैल्यू भी यहीं से लाई, देन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी, निगेटिव ही आनी चाहिए, एंड दैट इज़ द कंडीशन व्हेन योर इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द क्लोज्ड ऑर्बिट। ओके, और ये पूरा डिस्कशन हमने किया था हाइड्रोजन के लिए। ओके, समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? अब हम स्टार्ट करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सो सिंपली अ वर्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, सो आई विल गिव यू वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, दैट इज़ रेनबो। रेनबो आपको पता है, विबज्योर 7 कलर्स, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस यू आर गेटिंग दैट स्पेक्ट्रम। ओके, विबज्योर, ओके, वायलेट एंड ऑल दोज थिंग्स अप टू रेड। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके, अगर ये कंटिन्यूटी मिस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, याद रखना है इसको, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड अ लाइन स्पेक्ट्रम। एज अ नेम सजेस्ट, लाइन मतलब लाइन में ही आपका स्पेक्ट्रम रहेगा, इन बिटवीन आपको कुछ स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो बालमन ने जो स्टडी किया था, हमने देखा है जब हम जे थॉमसन पढ़ रहे थे, उनके बाद बालमन ने भी अपना स्टडी जो है वो जारी रखा था, तो वहाँ पे उन्होंने स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया। अब एक्चुअली ये होता क्या है ना, देखो यहाँ पे मैं एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई विल गिव यू। ओके,
देखो अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। एनर्जीज जो होती है वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मतलब क्या है? डिस्क्रीट मतलब सिंपल, हम लोग एग्जांपल स्टेप, हमारे घर पे स्टेप्स होती है, सीढ़ी होती है, पायरी होती है, राइट। तो वो जो स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट वैल्यू। दैट इज नॉट अ कंटिन्यूस, ऐसा स्लोप होता है क्या? नहीं होता है। वी आर हैविंग अ डिस्क्रीट, एक एक स्टेप हमें रखना पड़ता है। ओके, सो एनर्जी का भी वैसे ही होता है। एनर्जीज जो भी होती है वो भी ऐसे डिस्क्रीट होती है, मतलब इन दोनों के बीच में जो होता है वो डिफरेंस होता है। वहाँ पे जो है वो एनर्जीज की वैल्यू होती है, बट वो वैल्यूज इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। ओके, मतलब एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, जिसका एनर्जी कुछ तो भी जूल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ अलग होगी, ये इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी अलग होगी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अब ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको जाना है, ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है ये इलेक्ट्रॉन को, तो दैट इलेक्ट्रॉन हैव टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। ओके, तो जब भी एनर्जी कुछ आएगा तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या? द डिफरेंट एनर्जी लेवल। ओके, तो ये एनर्जी लेवल से ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो जाने के लिए उसको क्या लगेगा? क्या एनर्जी लगेगा। बट यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ से इसको आने के लिए एनर्जी नहीं लगेगा, तब ये करेगा द इमिशन। ओके, मतलब आप समझ लो, जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, सपोज वी आर गोइंग ऑन अ माउंटेन पे जा रहे हैं हम लोग, तो देखो जाने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगता है। तो सेम थिंग, जाने के लिए एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा तो यू हैव टू एब्जॉर्ब समथिंग, है ना। पानी पीते रहना है, हाइड्रेट रहना है, फिर हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बट हम जब नीचे आते हैं, अब माउंटेन पे पहुंच गए हम लोग, अब नीचे आना है तो फटाफट आते हैं, राइट, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब भी रिलीज होता है एनर्जी तब होता है इमिशन, और जब भी एक्साइटेशन करना है हमें तो तब होगा एब्जॉर्प्शन। समझ में आया सबको? जब भी हमें क्या करना है, ऊपर जाना है, दैट इज ऑन एक्साइटेड स्टेट, सो वी वांट अ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और जब ऊपर से यहाँ पे नीचे एनर्जी लेवल में आना है, सो देयर इज अ इमिशन ऑफ एनर्जी। तो तब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो दैट विल गिव यू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब वो टिपिकल एनर्जी को, स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, एंड अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से हमारे ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी को क्या कर रहे हो? इमिट कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हेन व्हाइट लाइट इज स्प्रेडेड आउट इनटू सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड। ओके, व्हाइट लाइट जो है आपको पता है दैट हैव फॉर्म विबज्योर जो पैटर्न है, सो दैट इज कॉल्ड एज अवर स्पेक्ट्रम। Okay, so white light when spread out in series of colored band, it is called as a spectrum. और line spectrum मतलब क्या है? particular wavelength, अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर वो रेडिएट करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो देखो यहाँ पे एक सिनेरियो देखते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सपोज दिस इज अ डार्क बैकग्राउंड। ओके, अब ये ब्लू वाला जो है तो बैकग्राउंड आप कंसिडर करो, दिस ब्लू बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको कुछ व्हाइट लाइंस दिख रही है, दैट द लाइन, दैट पैटर्न इज नॉट अ कंटिन्यूअस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये दिख रहे हैं आपको, व्हाइट स्पेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट लाइंस दिख रहे हैं। ओके, सो द ब्राइट लाइन ऑन अ डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड एज अ इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो लाइंस है वहाँ से उसने इमिट किया है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी दैट इज अ ब्राइट लाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों? बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न ओवर, दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, और व्हाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? देखो, सपोज व्हाइट बैकग्राउंड है, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, व्हाइट बैकग्राउंड है, और व्हाइट बैकग्राउंड पे अगर आपको डार्क लाइन दिख रही है, मतलब बाकी के वो इमिट कर रहा है, बट पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड दैट एब्जॉर्ब लाइट आपको दिखेगी ही नहीं, है ना, बिकॉज वहाँ से कुछ इमिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो है लाइन्स जो आपको ब्लैक दिख रही है, डार्क दिख रही है ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आया सबको?
यस, फिर से देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स या फिर सीरीज ऑफ बैंड्स, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा अब लाइन स्पेक्ट्रम में। लाइन मतलब नॉट अ कंटिन्यूस पैटर्न। उसका इमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है, एब्जॉर्प्शन। इमिशन कब होगा? जब आप लोग एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आओगे तब इमिशन होगा। और एब्जॉर्प्शन कब होगा? ग्राउंड स्टेट से मतलब एक्साइटेड स्टेट पे जा रहे हो तब आपका होगा एब्जॉर्प्शन। समझ में आया सबको? अब देखो यहाँ पे फिर जब स्टडी कर रहा था तो सबसे पहले जो स्टडी किए हैं वो है बालमन ने स्टडी किए। तो बालमन ने जब स्टडी किए तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट ही हैज़ डन। तो ये जो है हमारा n=1 दैट इज़ अ फर्स्ट शेल। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। दिस इज़ अवर n=1। बाद में पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री में वैसे भी पढ़ा है आप लोगों ने। क्या शेल होता है, शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब तक अभी ऐसा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेल। नाउ n=2, ऐसा चलते जा रहा है, n=3, सो ऐसा ऐसा चलते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, देखो 3 से लेके 2 पे जंप कर रहा है, मतलब एक्साइटेड से कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। और जब भी ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, बोलो? इमिशन होता है। देखो यहाँ पे ऊपर से अगर नीचे आते हो तो इमिशन होता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तब एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n=2 में इन्होंने ट्राई किया था। दिस बाल्मर हैज़ डन फॉर n=2, मतलब ये उन्होंने ग्राउंड स्टेट कंसिडर किया था। और अब थर्ड से 2 में आएगा, फोर्थ से 2 में आएगा, फिफ्थ से 2 में आएगा, तो उन्होंने वैसे स्टडी किया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे n=3 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सो विथ द इमिशन, है ना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो इमिट करेगा वो है रेड कलर, ओके। तो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन विद द रेड कलर। देन जब वो फोर्थ से आएगा, n=4 से n=2 आएगा, तब क्या हो रहा है देखो, तो ग्रीन कलर। देन 5 से लेके जब आएगा तब ब्लू कलर, और उसके बाद है वॉयलेट कलर, ओके। समझ में आया? सो दिस रेंज, दिस इज अ पर्टिकुलर विजिबल, जो विजिबल रीजन होता है हमारा स्पेक्ट्रम का, उसमें ये पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस, ओके, कि कोई भी एटम उसके एक्साइटेड स्टेट में अगर लाते हो तो वो इमिशन करता है और फिर उसे ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसका स्टडी किया था बाल्मर ने, और फिर इन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया, ओके। देखो पर्टिकुलर जो एनर्जी इमिट करना है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, दैट आल्सो डिपेंड ऑन दैट वेवलेंथ और अ फ्रीक्वेंसी, ओके। अब देखो यहाँ पे 1/λ उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, 1/λ = R, दैट इज़ अ कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ओके, जिसका ये वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻⁷, ओके। 1/2² - 1/n²। 2² क्यों? सो दिस इज अवर ग्राउंड स्टेट, दैट उन्होंने जो कंसिडर किया था n=2, ओके। सो n=2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब ये n क्या होगा, तो 2 से ज़्यादा, क्योंकि एक्साइटेशन हो रहा है, मतलब ऊपर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब n की यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट कैन टेक 3, 4, 5, 6 लाइक दिस। समझ में आया? सो दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय बाल्मर। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो। क्या होता है अपना c = v × लैम्बडा, ओके। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट = v × लैम्बडा, 1/λ। सो व्हाट आई डू, इसको लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 1/λ = v/c, ओके। 1/λ की वैल्यू देखो क्या है, r 1/2² - 1/n²। तो व्हाट आई डू, अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये c को इधर लेके आएंगे, सो r × c 1/2² × 1/n²। सो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। दिस 1/λ यू कैन कॉल इट एज अ वेव नंबर ऑल्सो, ओके। केमिस्ट्री में आपको ये ऐसा v लिखा दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज ऑल्सो वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ओके। सो दिस 1/λ v⁻, वेव नंबर, ओके। और ये जो v है दैट इज अ वेलोसिटी। चलो अब देखो यहाँ पे
इसको मैंने और सेग्रीगेट किया है। बाल्मर के बाद बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग स्टडी किया है, देन दे हैव चेंज देयर ग्राउंड स्टेट, ओके, और उन्होंने स्टडी किया। यहाँ पे जो है ये लाइमन है, ये है। अब लाइमन ने क्या किया था, उन्होंने उनका ग्राउंड स्टेट रखा था n=1, n=1 इज अ ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेशन 2 से पॉसिबल है, 3 से पॉसिबल है, 4 से पॉसिबल है, सो लाइक दिस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइमन हैज़ डन देयर ग्राउंड स्टेट दे हैव कंसिडर एज 1, तो 1/λ, इसको फिर जनरलाइज्ड भी किया गया, सो 1/λ। तो यहाँ पे हमने 2 लिया था बाल्मर में, क्योंकि इन्होंने क्या कंसिडर किया था, n=2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n=1, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, बाकी सेम, ओके। देन बाल्मर ने 2 के लिए किया था, है ना, 2 का स्क्वायर। देन पाश्चन ने, देखो पाश्चन ने क्या किया है, n=3 को कंसिडर किया है, तो दैट्स व्हाई दे हैव ही हैज़ रिटन लाइक 1/3²। देन ब्रैकेट, ये भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी लिया 1/4, ही हैज़ कंसिडर एज अ ग्राउंड स्टेट 4। देन फंड, उन्होंने क्या कंसिडर किया, 5, एंड दिस इज हाउ वी कैन जनरलाइज्ड दिस फॉर्म। कैसे जनरलाइज्ड करेंगे हम लोग इसको, यस, सो जनरलाइज्ड 1/λ = r अपॉन 1/ni² माइनस 1/, इसको j, आप कुछ भी लिख सकते हो, ij, एनीथिंग यू कैन राइट, बट इसको आपको याद रखना है। ये वाला ग्राउंड स्टेट जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, सपोज इफ आई एम टेकिंग n, ओके, एज n1, तो n, ये जो है ni एज ए n1 अगर मैं लेती हूँ, तो nj को आई हैव टू टेक n1+1 एटलीस्ट, ओके, n1+1। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ इसको, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 3। तो देखो बाल्मर ने, अगर मैं 2 लेती हूँ तो ये एटलीस्ट जो है आपका जो इमिशन है वो स्टार्ट होगा एक्साइटेड स्टेट से, मोर एनर्जी से यहाँ पे स्टार्ट होगा, दैट इज n=3 to 2। समझ में आ रहा है सबको, एवरीबडी, यस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू फिजिक्स ऑल्सो एंड रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री ऑल्सो। तो इसके ऊपर हम और प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं, एवरीबडी, यस, ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने थोड़ा सा जो डायरेक्शन था, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब एटॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए, वो पूरा आइडिया चेंज कर दिया था। तो आइडिया वाज वेरी क्लियर, बट कुछ चीज़ें जो है वो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो दैट बिकम्स अ ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो जे थॉमसन ने जैसे बताया था, तो उसमें तो बहुत से चेंजेस हो गए। अभी रुदरफोर्ड ने जो बनाया था, तो दैट वाज रियली ग्रेट अचीवमेंट। वहाँ से फिर कुछ पॉइंट्स नोट करके फिर आए बोर्स, ओके। तो फिर उन्होंने जो रखा उनका मॉडल, दैट इज़ अ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके ड्रॉबैक क्या थे रुदरफोर्ड मॉडल के, ठीक है। तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के जो बाजू में रिवॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन, और मोस्ट ऑफ द मास इज सेंटर्ड इन न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इन्होंने रिलेट कैसे किया इसको, सो दैट इज रिलेटेड एज अ सन प्लैनेट। तो देखो हमें पता है हमारा सन होता है, राइट, देन प्लैनेट्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, ओके, बट जो सन और प्लैनेट है तो वहाँ पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो उस वजह से दैट इज़ वेरी इजी कि वो एक्सेप्ट करना, चीज़ बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था सब लोगों ने, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। बट ये जो है हमारा एटम, दिस इज़ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ओके। और जो भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उसका चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसका चार्ज है, सो देयर कम्स अ कूलोम्बिक लॉ, ओके। तो तब जब देखो ये जो पूरा थ्योरी चल रहा था, साइमल्टेनियसली मैक्सवेल जो है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताया है, वो भी वर्किंग जो है वो चल ही रहा था, ठीक है ना। तो जब फिर मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है, इट रेडिएट्स, ओके, इट रेडिएट्स और इट इमिट्स द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में होता है, तो वो क्या करता है, इट रेडिएट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और ये इमिट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, उसका एनर्जी ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए,
ओके तो एनर्जी ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। तो अगर एनर्जी डिक्रीज होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, तो देखो हमारा न्यूक्लियस में क्या है, सपोज प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, इसका अगर इमिट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन में है तो ये इमिट कर रहा है, तो इसका एनर्जी कम कम होते जाएगा। सो इट विल टेक अ स्पाइरल पाथ। जो क्लोज्ड पाथ है वो नहीं कर पाएगा, तो वो स्पाइरल पाथ लेगा और इसमें जाके फाइनली एंड इवेंचुअली इट विल फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस। पर ऐसा नहीं होता है, तो इसका जो रीज़न है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ओके समझ में आया। देखो स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, उन्होंने रिलेट तो करने की कोशिश की सन प्लैनेट को, बट इन बिटवीन मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने क्या बोले कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और दैट इज़ अ ट्रू, उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है तो वो इमिट करता है रेडिएशन। अगर वो रेडिएशन इमिट करेगा मतलब उसका एनर्जी क्या होगा, कम कम होगा। अगर एनर्जी कम होता है वो इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या होना चाहिए, वो इवेंचुअली मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मतलब वो स्पाइरल पाथ वो लेके कहाँ पे चले जाएगा, न्यूक्लियस में चले जाएगा। ओके सो दैट्स एंड दिस रीज़न। अब ऐसा क्यों होता है या फिर नहीं होता है, आपको तो पता है ऐसा नहीं होता है, तो इसका रीज़न जो है वो रदरफोर्ड नहीं दे पाए। सो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ऐसे था कि जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम देखा है ना, लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का, हमने देखा। ओके पूरा डिस्कशन हम हाइड्रोजन पे ही कर रहे हैं फिलहाल। ओके बिकॉज दैट वाज द सिंपलेस्ट एटम। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों बताता है लाइन स्पेक्ट्रम, उसका भी रीज़न रदरफोर्ड नहीं दे पाए। ठीक है ना, जो भी स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ, बट वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों स्पेक्ट्रम दिखाता है या पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही क्यों स्पेक्ट्रम बताता है, इसका भी रीज़न रदरफोर्ड नहीं दे पाए। एंड दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके तो ये जो थे ड्रॉबैक के कारण फिर बोर्स जो आए, इन्होंने फिर कुछ थ्योरी प्रपोज्ड किया। ओके तो ये हम पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया सबको टुडेज लेक्चर। ओके तो इसको कंक्लूड करते हैं हम। टुडेज लेक्चर वी आर स्टार्टेड विद ऑर्बिट, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। वहाँ पे कंडीशन थे, वहाँ से हम लोग आए। ठीक है, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी ट्राई किए। नेक्स्ट वी हैव सीन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और हमने देखे अभी ड्रॉबैक। तो आप क्या करो, पूरा अच्छे से इसको नोट करके रखो एंड देन गो थ्रू योर एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड का जो आपका बुक है, फिजिक्स चैप्टर आप पढ़ो। ओके पहले आप फिजिक्स का पढ़ो ये चैप्टर, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व करो, और उसके बाद इसको क्लैरिफाई करने के लिए यू गो थ्रू योर क्लास 11 केमिस्ट्री बुक। ओके उसमें आपको एक चैप्टर है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये पूरा दिया है। ओके एनसीईआरटी में स्टेट बोर्ड में नाम चेंज हो सकता है, आप उसको देखो पूरा समझो। दोनों भी जो आपके बुक में दिए हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों को पढ़ो, आपका बहुत क्लियर होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ये जो नीचे नंबर्स आपको दिए हैं उस पर मुझे डाउट्स आप भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट पॉइंट्स टू। ओके और कुछ जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जो आज का हमने टॉपिक देखा था उसको मैंने समराइज्ड किया है। ठीक है, तो ये आप क्या करना है, आपका एक बुक बनाना है और उसमें अब हम जो फिजिक्स रिलेटेड या केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी कांस्टेंट आएंगे, जो भी वैल्यूज़ आपको लर्न करके रखना है, तो उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपको पता होगा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखो ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं दी होंगी, इसलिए आपको इसको लर्न करना है। ठीक है, देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा कि एम तो पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ट्राई करना आप लोग, दिख जाएगा। तो एम जो है दैट इज़ 9.1 × 10⁻31 kg। then this is very very important regarding to your competitive exam, that is 1/4πε0। इसका वैल्यू जो है वो लर्न करके रखो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम होने वाले हैं इसकी वजह से। ε0। ओके देन दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट जो हमने आज पढ़ा था। ओके कहाँ पे पढ़ा था, बाल्मर फार्मूला जो था वहाँ पे हमने पढ़ा था ये आर। देन अगर कोई भी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू जूल। ओके तो जूल में अगर आपको कन्वर्ट करना है, सो दैट इज एक्स इंटू क्या करना है आपको, चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। 1.6 × 10⁻⁹ से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके तो ये भी आप नोट डाउन करके रखो। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स।
समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do like, share and subscribe the channel. Okay, see you soon with the next video.